respected Dean Sir and respected Director India Policy Foundation, मेरा सबसे पहले आप सबको नमस्कार। यहाँ पे एक अभी जो घटना हुई है, ये जो इलेक्शन हुआ है उसका स्टेटस एक घटना वाला, जैसे ऐसा कोई घटा जिसकी शायद उम्मीद लोगों को कम थी। जिनको कुछ मिला भी है उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इतना मिलेगा। तो ये घटना या ये जो एक इवेंट इलेक्शन जिसमें थ्रू हम निकले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा काफी चिंतन होगा आने वाले समय में। तो नॉर्मल बातें हैं वो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कितनी सीटें किसको आई, कितनी किसकी गई, कौन कौन हारे, कौन कौन जीते। पर एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, डिफाइनिंग मोमेंट। कई बार किसी भी समाज या किसी भी देश के इतिहास में कुछ ऐसा समय आता है, कुछ ऐसा होता है जो फिर उसके बाद लोग बिफोर एंड आफ्टर कहते हैं कि इससे पहले और इसके बाद, बीसी और एडी। तो ये जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ है, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। जैसे मैं देखता हूँ, मेरे से सब लोग सहमत नहीं होंगे, होना भी नहीं चाहिए और होते भी नहीं रहे हैं, कि मैं सोचता हूँ कि हम अगर जैसे किसी धर्म नहीं, पंथ या किसी एथनिसिटी, जाति का नाम लेते हैं, तो इस देश में बड़े प्रश्न उठते हैं दो प्रकार के और भी हैं, और जिसको आप एक मानते हो उसके अंदर भी बहुत है। यही दो बातें कही जाती हैं, और ये दो बातें जो होती हैं वो हर चीज के लिए कही जा सकती हैं, हर देश के लिए कही जा सकती है और हर जाति के लिए कही जा सकती है। ऐसा नहीं कि वो एक सोचने का ढंग है उस चीज को समझने के लिए। तो जैसे इस देश में एक मोमेंट आया था 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में, 1193 is a very definite moment when पृथ्वीराज चौहान, जिसका किला आपके पास ही है पीछे, बहुत कम लोग शायद गए होंगे या देखा होगा, उसके हाथियों के रहने की जगह भी है। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से ज्यादा लोग वहां गए होंगे, विजयनगर। और वो किला उनका जो था वो महरौली से लेके तुगलकाबाद तक था, किला राय पिथौरा। 1193 में he lost the second battle and it was a decisive defeat। अब ये डिफीट एक डायनेस्टी की नहीं थी, एक कल्चर की डिफीट हो गई। वो एक कल्चर की डिफीट, एक संस्कृति की डिफीट उसका, क्योंकि उससे पहले भी इस देश में उत्तर पश्चिम से हमेशा इन्वेजन तो होते थे, लड़ाइयाँ होती थी नॉर्थ वेस्ट, पर वो ट्राइबल लड़ाइयाँ थी। एक भाई अपरितास आ गए, पख्तून आ गए, भरताज से लड़े, यदुओं से लड़े या योद्धा से लड़े। परंतु 11वीं 12वीं शताब्दी में जो वो संघर्ष था वो सिर्फ एथनिक ग्रुप्स का नहीं रहा, ट्राइबल ग्रुप्स का नहीं रहा। वो संघर्ष एक प्रकार का सभ्यता का संघर्ष बन गया, सभ्यता का संघर्ष। और सभ्यता के संघर्ष में 1193 में एक सभ्यता, एक संस्कृति हार गई, युद्ध में हारी। तब से लेके जो लोग भारत के इतिहास को ठीक दृष्टि से देखते हैं, तब से लेके जो सभ्यता संस्कृति उस वक्त हारी, वो हर समय संघर्ष करती रही
अपने अपनी होंद के लिए, होंद पंजाबी में अपने होने के लिए और अपनी अपने अपने प्रभुत्व को फिर पाने के लिए। मैं आप सब लोग जानते ही हैं, पर जैसे अनंगपाल डायनेस्टी थी, उसके बाद 11वीं शताब्दी की बात है, उसी टाइम पे राणा कुंभा राजस्थान में 300-400 साल चलता रहा। उसके बाद चौहान पृथ्वीराज, उसके बाद काकातीया, उसके बाद विजयनगर। उस बीच उस समय विजयनगर के समय देखिए, संघर्ष संस्कृति का 2 प्रकार से होता है, शस्त्र और शास्त्र से, और धर्म की रक्षा दोनों से होती है, शस्त्र और शास्त्र से। और उसी समय, उस समय के करीब आसपास, जब विजयनगर, हरिहर बुक्का और माधवाचार्य ने जब विजयनगर का स्थापन किया, उसी समय पंजाब में गुरु नानक हुए। गुरु नानक ने एक बड़े लंबे समय के बाद भारतीय मूल्य थे, जीवन मूल्य, भारतीय जो दर्शन था, उसको उन्होंने लोक भाषा में जागृत किया। और परिव्राजक परंपरा में सारे देश में घूमते थे। सारे देश में उन्होंने जब बाबर के इन्वेजन के बाद कहा कि खुरासान खसमाना हिंदुस्तान डराया, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसने पंजाब को डरा दिया या एक कौम को डरा दिया, हिंदुस्तान को डरा दिया। अब हिंदुस्तान को डराना पूरा एक संस्कृति पे आघात, इमलाबाद के युद्ध के बाद ये हुआ था, जिसमें बड़ा नरसंहार हुआ था। तो उसके बाद पूरी नानक बानी, जिन्होंने कभी देखी या सुनी हो, क्योंकि आपको शायद ध्यान होगा कि भारत शास्त्र के स्तर पर पूरे भारत में जो एक भक्ति मूवमेंट, जो लहर चली थी, वो भक्ति लहर भारत के ज्ञान को लोक भाषा में डालने की लहर थी। और लोक भाषा में डाला इसीलिए गया कि लोग अगर रक्षा करते हैं तो अपनी उसी धरोहर का करते हैं, और वो धरोहर ज्ञान की धरोहर है, ज्ञान की। गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह जी तक, बीच में मराठों का, जब विजयनगर का अंपायर 1565 में खत्म हुआ तो मराठों का राइज हुआ, तो शिवाजी ने तो बड़ा क्लियर हिंदू पद पादशाही, जो 1193 में आप हारे, उसकी पुनर्स्थापना उन्होंने कह के। दूसरा व्यक्ति जिसने क्लियर रिकॉग्निशन से ये किया, वो थे महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने 800 साल के इतिहास को, उधर से हमलावर आता था और हम हारते थे, उन्होंने उस इतिहास को पलट दिया। उन्होंने हमला किया और उन्होंने हराया। और जो महाराजा रणजीत सिंह के डिटेल समय को जानते हैं कि उन्होंने जब शाह शुजा को हराया, उन्होंने 4 पॉइंट की जो ट्रीटी करी, पहला उसमें ये था कि सोमनाथ के गेट वापस करो। अब 1024 के गेट गए हुए, 1815 में एक राजा, और वो आजकल का या अंग्रेजी का जो मर्जी सोचिए, जब 1812 में कश्मीर उनके जनरल ने कंकर किया, तो कश्मीर के लोगों ने दिवाली मनाई इस खुशी में कि हिंदू राज फिर आया, अफगान गए, क्योंकि अफगानों ने कश्मीरियों पे बहुत जुल्म किए 200 साल। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी होंद, अपना पहचानना, पिछले 70 साल में हम लोगों को जो मूल प्रश्न है कि हम हैं क्या, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इसके ऊपर इतने बादल फैला दिए गए, इतने बादल फैले कि हमको अपने आप को पहचानना ही कठिन है लोगों को। खासकर जिनके जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, वो ज्यादा जल्दी भूल जाते हैं और वो ज्यादा बादलों में घिर जाते हैं, धुंध में चले। गुरु नानक ने कहा, धुंध मिटी जग चानन हुआ।
उन्होंने जब कहा कि धुंध मिटी, तो धुंध किस चीज की? अज्ञान की। अज्ञान किसका? अपनी संस्कृति। और चानन लाइट, प्लेटो भी जब के विवेच में ज्ञान की बात करता है तो वो लाइट ही कहता है नॉलेज के लिए, लाइट ऑफ द सन। तो गुरु नानक ने वो जिस अंधकार में हमारी संस्कृति सभ्यता फंस गई थी, उसकी धुंध को हटा के उन्होंने धर्म की रक्षा की। और उधर उसी समय मैं बता रहा हूँ, जैसे ये तो मराठा जो थे वो शस्त्र से करते थे, और महाराष्ट्र में नामदेव भी थे, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर थे, और नामदेव जी 13वीं शताब्दी पंजाब आ गए थे। नामदेव जी की वाणी, महाराष्ट्रीयन नामदेव की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में मिलती है पहली बार। हम लोग पूछते रहते हैं इंडिया देश, वो 13वीं शताब्दी में वहां से उठ के इधर आ गए घुमन गांव में, और उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में मिलती है। तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, और पिछले 70 साल में कितनी चेष्टा की गई है कि हम अपना चरित्र भूल जाएं, हम हैं क्या, हम वो भूल जाएं और कंफ्यूजन हो जाए हमें, और हम सोशल इंजीनियरिंग करें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें, और हम नेशन बिल्डिंग करें। नेशन बिल्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग भी जो थे लिखने वाले, वो भी इसी शिक्षा के प्रोडक्ट थे, और उनको भी नेशन, वो जो बिस्मार्क का एम्पायर, जिसको यूरोप का इतिहास पता है, 1883 से पहले यूरोप में भी कोई नेशन नहीं थी। वो तो जब बिस्मार्क का एम्पायर टूटा तो ये नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, तो एक जाति, एक धर्म, और एक भाषा, ये डेफिनेशन हो गई नेशन की। तो वो तो हमारा था नहीं, तो हमारे बड़े चिंता करने लगे कॉन्स्टिट्यूशन वाले कि क्या करें भाई, हम तो नेशन नहीं है। तो तब से हम नेशन बिल्डिंग में लगे हुए हैं। ये अलग बात है कि ऐसी बातें कि आपको हमारे ज्ञान के जो स्रोत थे उनका आपको कश्मीर में भी मिलेगा, त्रिवेंद्रम में भी मिलेगा, गुरु में मिलेगा, सब जगह। तो इस परिप्रेक्ष्य मैं इस इवेंट को एक डिफाइनिंग मूवमेंट मानता हूँ। 1991 में जब मुलायम सिंह पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने 2 बातें कही थी कि मैं अंग्रेजी हटा दूंगा, अंग्रेजियत हटा दूंगा, और अंग्रेजियत हटा हुआ नहीं। जब वो बाद में मुझे मिले कुछ साल पहले, बोले अब तो घर घर में घुस गई, मेरे पोते नाती भी अंग्रेजी पढ़ रही। तो वो मेरा आर्टिकल जो था, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, फ्रॉम मैकॉले टू मुलायम सिंह, और वो यूरोप में काफी वो चला। तो मुझे एक इंटरव्यू किया चैनल में उन दिनों कि आप ये बीजेपी, ये जो सारा, हमने कहा देखिए ना, तो हम बीजेपी के मेंबर ना आरएसएस के मेंबर, हम तो एक अब मैं शब्द हिंदू जान के हिंदू हूँ, मैं तो हिंदू। अब हिंदू का अर्थ भी लोगों को बड़ा, ये भी एक किस्म की परिभाषिक अन्याय हुआ है कि शब्द को लेके उसको मिसइंटरप्रेट करना, ये करना। आप उसी किसी भी सेंस में ले लीजिए, सिंधु नदी के उधर रहने वाले सब हिंदू। मेरा एक स्टूडेंट था जोसेफ, जेएनयू में, जोसेफ, वो केरला से आया, पीएचडी के लिए रजिस्टर किया उपनिषदों के। तो हमारे एक कलीग ने कहा कि तुम तो क्रिश्चियन हो, उसने कहा यस बट आई एम ए हिंदू क्रिश्चियन। तो उनको समझ नहीं आया, उनको बहुत गुस्सा आया। मतलब है कि आप यहाँ हैं तो हम सब शेयर करते हैं। जैसे हमें भी, मेरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बड़े मित्र हैं, तो इंशाअल्लाह खुदा हाफिज, आदाब तो हमें भी अच्छा लगता है, बड़े सुंदर शब्द है। तो वो एक जो हमारी जो ये हिंदू शब्द का मतलब एक्सक्लूसिव नहीं होता, पर एक संस्कृति हमारी जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि हमारी सभ्यता को डिफाइन करती है। वो सभ्यता पे जो आघात, सभ्यता जो दब गई 93 में, उसके पुनर्जागरण में शस्त्र शास्त्र की लंबी परंपरा के बाद अब एक पॉलिटिकल कंट्रोल उन लोगों के हाथ में आना जो उस सभ्यता में विश्वास रखते हैं,
या उस सभ्यता के लिए उनको रिस्पेक्ट है। तो मैं मानता हूँ कि 2019 में एक बहुत बड़ा कदम उसकी तरफ गया। अब आगे क्या होगा, आगे मैं जो सोच रहा हूँ कि अब जब हम इस तरह सोचने लगेंगे तो इस देश के रहने वाले सब लोग, सब जातियों धर्म वाले लोगों को भी पता लगे, वो उनको भी समझ आएगी कि जिस सभ्यता संस्कृति के उत्थान की हम बात कर रहे हैं उसमें सारे बराबर के हिस्सेदार और उनका भी वो हेरिटेज है। अब अगर ईसा से 10 शताब्दी पहले किसी ने ग्रंथ लिखा, वो कौन था? कपूर तो था नहीं, मैं तो नहीं कह सकता वो कपूर था या क्षत्रिय था या पंजाब का था। वो इस देश के लोग थे, हमारे सबके कॉमन एंसेस्टर है और हम आप जो भी है पर हमारे वो एंसेस्टर थे। इसलिए इस देश का जो ज्ञान ग्रंथ है वो सबके, संस्कृति भी सबकी है और ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मैं एक वाक्य यूज करता हूँ हिंदी में, और क्योंकि हम आजकल भक्ति 10वीं भक्ति आंगल भक्ति है ना, 9 भक्तियों के बाद, तो उसकी अंग्रेजी में अनुवाद भी वो है ज्ञान जनित चैतन्य की एकात्मता इस देश को बांधती लोगों। ज्ञान जनित चैतन्य की एकात्मता इस देश के सब लोग को पूछे कि ये देश एक कैसे, इतनी भाषाएं, इतने धर्म है, इतना सब, फिर भी ये एक देश है। यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं नॉलेज जनरेटेड यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, वननेस ऑफ कॉन्शियसनेस, या नॉलेज जनरेटेड वननेस ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसलिए मुझे तो लगता नहीं था कुछ साल पहले तक कि मैं ऐसा समय का करवट लेता हुआ देखूंगा, पर मेरा सौभाग्य, मुझे तो ये बड़ा डेफिनेट करवट दिख रही है। और मोदी जी ने जो 2, 3, 4 बातें कही, बड़ी अच्छी कही कि इस देश में 2 ही जाति है, गरीब और दूसरे वो लोग जो उस गरीब का के लिए कुछ कर सकते। अगर वो कहते गरीब और अमीर तो वो संघर्ष हो जाता, रिच एंड द पुअर, क्लास वॉर। उन्होंने वो नहीं कहा, गरीब और वो लोग जो उसके लिए कुछ कर सकते। इसलिए उन्होंने मिडिल क्लास अपर क्लास का दायित्व बता दिया कि हम लोग जो इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास स्पेयर करने को भी पैसा है, तो हमारा दायित्व बनता है उनके लिए कुछ करना। एक तो दूसरी बात जो दूसरे दिन उन्होंने कही कि जिस तरह की राजनीति की गई, इस देश की जनता के कुछ अंगों, कुछ लोगों में एक प्रकार का भय या अविश्वास पैदा किया। हमारा दायित्व है विश्वास क्रिएट करना, विश्वास पैदा करना, ताकि सब लोग विश्वास करें। और जो तीसरी बात उन्होंने तीसरे अपने कल शायद वाराणसी में परसों उस पर कही कि एक राजनीतिक वर्ग को, भाजपा को अछूत बना दिया गया था। तो वो एक राजनीतिक वर्ग को अछूत नहीं बनाया था, वो एक संस्कृति को अछूत बना रखा था कि ये बड़ी बैकवर्ड है, ये बड़ी दकियानूसी है, इसमें बड़ा अन्याय है, ये सब जो कि काउंटर फैक्चुअल है। इट डजंट स्टैंड दी। कहने वाले लोग वो हैं जिनके लिए वो सभ्यता आदर्श है जिसमें 1 करोड़ 90 लाख रेड इंडियंस को मारा गया, 37 लाख मैक्सिकन्स को मारा गया, 60 लाख ज्यूस को मारा गया 40 से 45 तक 1900, और जिन्होंने 1 करोड़ बाइसन्स को, क्योंकि उनके लिए जानवर आदमी से नीचे, 1 करोड़ उनको मारा गया। उस सभ्यता के आदर्शों से जो प्रभावित हैं लोग, उन्होंने एक सोच को अछूत बना दिया। उसमें से निकाला किसने? लोगों ने। किन लोगों ने? जो ज्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़े, जो अंग्रेजी ज्यादा नहीं पढ़े ना, उन लोगों ने निकाल दिया।
52%, 50%, 54%, आप डेटा देखिए तो उसमें नहीं जाऊंगा। तो मैं इसके साथ आई एम सॉरी थोड़ा ज्यादा आदतन मास्टर होने के नाते बोल गया। आई थिंक आई एम मच मोर एजुकेटेड नाउ देन आई वाज बिफोर so many people. I just highlight the thing that every speaker contributed so that we have some rough idea. That first of all, I started taking note of Bhakti, Sikandar Bhakti. Unka their very seminal contribution is that you see the Hindu-Muslim dichotomy which has been plaguing the country, and he sees hope that this will now be transcended. मैं पर्सनली समझता हूँ कि at the level of the ordinary people, this dichotomy is not so strong. It is more strong in the political narrative and in the educated level. Because that's required for particular ends. And I am myself, I have experience because I have very close friends from Aligarh University and Kashmir University, and very close friends. I have had people, very senior professors, dedicating their books to me. And you know, one experience I must tell you because it's proper understanding. I used to be very fond of mutton. And whenever I went to Aligarh Muslim University for a Viva, they used to, after the Viva, have a faculty lunch. And they would make nice varieties of mutton. Once it so happened that I could fix the Viva only on Tuesday. And when I went for lunch, I found that they had not cooked non-veg at all. Then I asked them, I said, why not? Why not? He said, no, we know you're very fond of it. और हमें पता है कि आज मंगलवार आप नहीं खाएंगे तो हमने कहा हम नहीं खाएंगे. This no so-called Hindu university है. तो इतना भेद है नहीं जितना हम बनाए. हमने Indian Institute of Advanced Studies में इस बार we have kept Muslim professors for the first time, you know, and this is not a progress dispensation now, as members of the academic committee and members of the fellowship of our. And also, I must tell you that that is related later. Then Sudhir ji's contribution, I will say that Bhakt ji का जो था, मैं सोचता हूँ कि वो उससे भी थोड़ा आगे. इतना जो अब विश्वास हमने पैदा करना है तो कुछ कॉन्टेक्ट अपना भी बदलना है और कुछ उनको भी बदलना है, दोनों को. Then you know there is a greater harmony and hope, but it is bound to be there. It is bound to be there. Shankar ji has that. Shankar ji ने he sounded a note of caution कि ये ऐसे ना लगे कि irreversible नहीं है. Next time one can lose. We don't do it sufficiently, we may lose. Because ये ऐसा कुछ categorical irreversible चीज नहीं हुई है. Although जो भावना develop हुई है, use the word भावना, वो भावना बदलेगी तो enormous cost पे बदलेगी. Otherwise, that bhavana is something which is born not out of needs, but born out of a consciousness, which is, you know, wider national consciousness. But I think he made a good point that we should not rest content and say that it is irreversible. Sudhir ji corrected the impression that it is the Hindi belt only which has voted the people to power. He mentioned Karnataka, he mentioned Telangana, he mentioned Bengal. So it's not true that it's only the Hindi belt. Although, quoting M.K. Stalin, who said yesterday that in the Hindi, India is not a Hindi Bhasha Desh. And this fact of demanding a separate Dravid entity, which is the result of a very deep conspiracy, it is not new. It has been going on for the last 2-3 years. And I think the government is quite aware of it. And it is superficial. Again, it is at the level of politicians and at the level of political discourse. Among ordinary people in Tamil Nadu, Tamil Nadu has a very strong, proud cultural history. So Tamil Nadu will always set itself apart and will look upon itself as the leader of certain states. But that doesn't mean that they are going to succeed with the people. AIA, DMK or DMK, they are two sides of the same coin. They have strong regional identity. But that point was good, it's not only him. And then I think this was, he talked about education also, academics. And then our Ramnath ji,
Ramnath ji talked about centrality of Sanskrit and Sanskrit knowledge. I think he said that the Sanskrit knowledge, and it is also very important because in any syllabus, in any discipline, we don't find any place of Indian text. So there has to be in education somehow we have to ensure that in all domains of knowledge, the Indian texts are also introduced among the readings, and based on that, there have been places here and there, where we did movement, things are changing also. I have also that book, two volumes of knowledge, traditions and practices of India for higher secondary class 11 and 12. So, but the point is very well taken because after all the thought that we talk about, it is all enshrined in Sanskrit text. And the ability, more people are given the ability to read Sanskrit, better it will be for this thought to be sedimented in the Indian mind. And तिवारी जी, भारत के समाज की सोच अलग थी और समाज के बारे में सोचने वालों की सोच अलग थी. So there was this time a gap between the thinkers and the people, and I think the people divide the thinkers. Not many became aware how. You see, when I talked of unity of consciousness, it has happened more than once. 77 में भी हुआ था. All across North India, you see, Congress lost all the seats. How is it that people speaking so many different languages, not even understanding the Northeast and all the other states, but they all vote in the same way. So this consciousness is generated in the country by something, and we should investigate that. How is it that all people think alike? That it is social media, somebody said the media, social media. But I think, in 1857 the same thing had happened. And there was no social media. But there was there are other communication channels in this country, सोच की. वो कौन सी है? I'm not very much aware. उस वक्त ये आपने सुना था, एक चपाती घूमती थी देश में, और उस चपाती से वो पूरा एक revolution सा organize हुआ. People, the moot point is that people of this country, with all their diverse faiths, languages, beliefs and everything, and in crucial moments, they all think alike. Crucial moments. And that is the strength. And defining moment, अजय जी से बात हो गई है, इन्होंने कहा देश का गौरव है, हमने कहा संस्कृति से ही गौरव है, वो तो it's a matter of words, but I think we think the same way. And this is true. Pride, I would put it more generally. जो हीन भावना से हम ग्रस्त हो गए थे देश के लोग, suddenly people have more self-respect, and thanks to the leadership, thanks to the way, not only leadership, also what he stands for. He is undisputedly, he is a non-communal, non-partisan, totally unbiased leader. And if you see him, listen to him talking to Muslim women or other women, you see how totally unself-conscious he is of differences. He is not a man of bhed. उनमें भेद बुद्धि है ही नहीं. And it is that which has ensured this massive support. About women, I remember in the first speech he gave from the Lal Killa, he said कि माता पिता जब लड़की जाती है तो पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो, कब वापस आओगी. कहते आप अपने लड़के से क्यों नहीं पूछते, क्योंकि ये आपके लड़के जो हैं वो करते हैं, तो आपको बेटों से पूछना चाहिए कहाँ जा रहे हो, किसको मिलने जा रहे हो, कब वापस आओगे. लड़कियों से क्यों पूछ. His concern for girls and his pride in Indian women is, he carries it on his surface. He is very proud of women, very proud of it, on their creativity, on their contribution. And in one speech he said कि हमारी मुस्लिम बेटियां वो जब पढ़ लिख के आगे पूरा उनका भाग लेगी देश में, तो देश को कितना लाभ होगा. So he's not doing it to
harm a society or something, but to enrich the country. And there is no doubt about it. They also want to be educated. They also want to compete. They also want to drive Air Force fighters, Air Force fighter planes. More girls are now flying fighters. And I want the boys, if you don't take care, you will be left only with helicopters. The way our girls are going strong, they will be flying all the fighters and you will be flying the helicopters. So you must prepare yourself. And अनोखा जी का विमेन बड़ा अच्छा आपका था और आपने जो दो तीन बातें कही कि हम लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन स्टडीज खासकर एक दो तो एक बात और कही थी आपने, तीन चीजों पे आपने ध्यान दिया था, तो उस तीनों के ऊपर थिंकिंग करके कुछ करना है, एजुकेशन उस पे तो पहले भी तो कौशल जी ने कहा कि जात धर्म से ऊपर उठ के वोट हुआ है. दिस इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट. दैट इज, यू सी, दैट डिवाइडेड सोसाइटी हैज somehow transcended itself. So yeah, it's a very ominous and a very good, auspicious sign for the future. And I also believe कि ये जो डायनामिक्स होती है ना, बन गई एक बार देश में. अब लीडर चाहे बदल जाए, पर वो जो डायनामिक्स है ना कंट्री, ये डायनामिक्स चलता रहेगा. वो डायरेक्शन जो बन गई, वो डायरेक्शन लोगों में रहेगी, वो रहेगी समाज में. And then I think our friend Ravindra ji also made an important observation. He said that the difference is that Modi created a new narrative. He replaced the narrative. He was not trapped in that narrative. Suppose he had been trapped in the same narrative, secular, poverty, equality, gender justice, which was the narrative of divisive narrative which was used by the Congress, then he wouldn't have won so much following. He totally replaced the narrative. And example आपने दिया शायद polarization versus consolidation. So that is important. In fact, creating a new narrative. And now, earlier उनके narrative से ये बोलते थे, अब इनके नैरेटिव से वो बोलते हैं. So they have gone into the subsidiary position as far as the ideology is concerned. And Raghavendra ji said he's a culture scientist, and culture का जो रोल है वही cementing force है. And our young friend from Sikkim, he said he's a Bengali young man from Sikkim. He made a very important point that Northeast is Christian, and yet the BJP, this government. So the appeal is beyond all this. So we have not yet really the process by which Modi ji has been able to create this consciousness. I think this is a good subject of research. Okay, how did he create in these 5 years? What all went into it? Because there are lessons for others also. And all in all, if I have missed out something, I'm sorry. भाई साहब का दीपक जी का भी बड़ा अच्छा रहा contribution था कि राष्ट्र की नीति rather than राजनीति. There is a difference made between a political philosophy and a nationalist philosophy. That's very right. That's very right. In all, it's a wonderful initiative of Kalsal ji, and I am very glad, sir. Hope you will give us chance to come again to such gatherings, and we will all have all these people with us in all your. Thank you very much. आप सबका बहुत बहुत आभार.